हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लेसन 4 की पोयम एन एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं थॉमस ग्रे। ठीक है। इस पोयम में कवि जो पोएट है वह एक कब्रिस्तान में खड़ा होता है। चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और उसके सामने निर्धन और एक अज्ञात व्यक्ति की कब्रें हैं, यानी कब्र है। अब भाई कब्रिस्तान में खड़ा है तो उसके सामने क्या होगा? कब्र ही होगा। तो कब्र है और कहता है कि निर्धनता और अभाव के कारण, यानी उस कब्रों के बारे में, जो कब्र हैं, जिन लोगों की वो कब्र है, उन लोगों के बारे में बताता है कि ऐसे लोग निर्धनता तथा अभाव के कारण क्या हो गए हैं, इनकी प्रतिभा, यानी जो उस कब्र के अंदर मर चुके हैं उनकी प्रतिभा क्या हो गई है? दब गई है। यानी जो लोग उस कब्रिस्तान में हैं, जरूर उनके अंदर कोई ना कोई कला होगी, कोई ना कोई प्रतिभा होगी, लेकिन निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण उनकी कला क्या हो गई है? दब गई है, इन्हें कोई देख नहीं पाया है। ठीक है। और इसी को वह अपने भाव में प्रकट कर रहा है, पोयम के माध्यम से बता रहा है। ठीक है। आइए पोयम का अध्ययन करते हैं। कह रहा है पहली लाइन में, द कर्फ्यू टोल्स। कर्फ्यू मतलब होता है गिरजाघर की घंटी। टोल्स मतलब होता है बजना या धीरे धीरे बजना। ठीक है। टोल्स मतलब बजना भी होता है, धीरे धीरे बजना भी होता है। द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटी बजती है। द नेल मतलब आवाज़ देना। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, जो दिन के, देखिए पार्टिंग डे मतलब होता है दिन का ढलना। ठीक है। संध्या समय होना, रात्रि का आगमन होना। तो गिरजाघर की घंटी बजती है, जो यह सूचना देती है, जो यह बताती है कि दिन ढल रहा है या दिन गुजर रहा है। ठीक है। यानी दिन समाप्त हो गया है। यानी गिरजाघर की घंटी जब बजती तो उससे क्या पता चल जाता है कि दिन जो है पार्टिंग डे, यानी दिन समाप्त हो चुका है। द लोइंग हियर्ड, रंभाते हुए पशु। हियर्ड मतलब होता है पशु, जहाँ पशु लोग का समूह होता है उसे हियर्ड बोलते हैं। विंड स्लोली ओवर द ली मतलब होता है घास का मैदान। ली मतलब घास का मैदान या चारागाह। तो कह रहा है द लोइंग हियर विंड स्लोली मतलब धीरे धीरे, ओवर द ली यानी रंभाते हुए पशु घासों के मैदानों में या चारागाह में धीरे धीरे चल रहे हैं। यानी सुबह से वो क्या नाम है, चारागाह में रहकर इधर से उधर गुजर के या चलते हुए, चहलकदमी करते या खाते हुए थक चुके हैं। ठीक है। यानी घासें खा खा के थक चुके हैं। बताइए। द प्लग मतलब होता है किसान। होम वार्ड प्लट्स हिज वेरी वे। देखिए वेरी वे मतलब होता है थका हुआ रास्ता, लेकिन यहाँ थका हुआ रास्ता से मतलब, यानी कहना मतलब किसान को इंडिकेट कर रहा है वो कि किसान क्या हो गया, अपने दिन भर की मेहनत से थक गया है। तो द प्लग मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, यानी किसान होमवर्ड प्लॉट यानी अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। हिज वेरी वे अपने थके हुए रास्ते, यानी वो जो किसान है वह थक कर अपने अपने घरों के रास्ते पर चल पड़े हैं। एंड और लीव द वर्ल्ड, और संसार को छोड़ दिया है। टू द डार्कनेस, इसमें अंधकार में। एंड टू मी, और मुझे भी। यानी पोएट कह रहा है कि पोएट उस कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और देख रहा है। ठीक है। और संध्या का समय है और सारे पशु क्या हो रहे हैं, अपने अपने घर की ओर। किसान जो है वो थक हार कर, किसान खेती करके थक हार कर अपने घर की ओर, उसको और संसार को डार्कनेस, अंधकार में छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़े हैं। यानी उस समय वहाँ पर उसके साथ, पोएट के साथ कोई नहीं है। पोएट एकदम अकेले है। ठीक है। पोएट क्या है? अकेले। तो इसमें कहने का मतलब है, फिर से इसका अध्ययन कर लेते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हियर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लग मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। तो कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि गिरजाघर की घंटी बजती है, गिरजाघर की घंटी बजती है, जिससे क्या ज्ञात होता है कि दिन समाप्त हो गया है। जिससे क्या ज्ञात होता है? दिन समाप्त हो गया है। रम्भाते हुए पशु कहाँ जा रहे हैं? रम्भाते हुए पशु धीरे धीरे चारागाह से घर की ओर जा रहे हैं, चारागाह से होते हुए घर की ओर जा रहे हैं। थका हुआ किसान, ठीक है, थका हुआ किसान भी धीरे धीरे घर की ओर चल रहा है, अपने घर की ओर चल रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि उसको, यानी कवि को और उस संसार को, ये सब यानी जानवर और किसान अंधेरे में छोड़कर चल पड़े हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि, यानी उस स्थान पर कवि और अंधकार के अलावा और कोई नहीं है। ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है आपका, देखिए सेकंड स्टेंजा,
सेकेंड स्टेंजा में कह रहा है बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, दोज उन, रज, रज मतलब होता है भद्दे, इल्म्स, इल्म्स एक पेड़ होता है, ठीक है, इल्म्स पेड़ होता है, बहुत भद्दा पेड़ होता है। दैट इफ ट्री सेड, ईव भी एक पेड़ है और सेड मतलब छा, तो यानी कह रहा है कि उन भद्दे इल्म्स और ईव के पेड़ों की छायों के नीचे, वेयर जहाँ हीव्स, हीव्स मतलब होता है घासें, द टर्फ उगी हुई, यानी घास के उगने को टर्फ हम कहते हैं, ठीक है, घास के उगने को हम क्या कहते हैं, टर्फ, ठीक है। कह रहा है जहाँ पर घासें उगी हुई हैं, इन मेनी मोल्डरिंग हीड, मोल्डरिंग, मोल्डरिंग हीड मतलब होता है नष्ट, मोल्डरिंग मतलब क्या होता है, नष्ट हुए ढेर, हीड मतलब ढेर या कब्र। तो कह रहा है यहाँ से क्या नाम है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन मिलाकर कहेगा बीनीथ दोज रज इल्म्स दैट इफ ट्री सेड वेयर हिप्स एंड टर्फ, हिप्स द टर्फ इन मैनी एंड मोल्डरिंग हीड। तो कह रहा है उन भद्दे इल्म्स के और इफ्स के छायों के नीचे जहाँ पर घासें उगी पड़ी हैं और बहुत सी नष्ट होती कब्रें हैं, यानी कहने का मतलब है वह जो कब्रें हैं वह रज इल्म्स के पेड़ों के भद्दे इल्म्स के पेड़ों के नीचे और इफ्स के पेड़ों की छाया में हैं, जिस पर घासों का ढेर लगा हुआ है और उनमें से बहुत सी कब्रें क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आइए, ईच इन हिज नैरो सेल, ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, यहाँ पे उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है जो उस कब्र में है, यानी कहने का मतलब है जिनकी वह कब्रें हैं। तो ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक व्यक्ति पड़ा हुआ है, इन हिज नैरो सेल, अपने सकरी, नैरो मतलब सकरी, सेल मतलब कोठरी, ठीक है, यहाँ पे कोठरी है, ठीक है, सेल मतलब क्या होता है, कोठरी होता है, तो कहने का मतलब कब्र है। फॉर एवरलैंड, हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, यानी कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति अपने सकरी कोठरियों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, लेड मतलब लेटा, ले का सेकेंड फॉर्म है, लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर ऑफ द हेलमेट स्लेब्स, कह रहा है कि ये जो लोग हैं यह हेलमेट गांव के क्या हैं, पूर्वज हैं, ये हेलमेट गांव के पूर्वज, यानी उस गांव, जिस गांव के चर्च कब्रिस्तान पर पोएट खड़ा है या वहाँ पर मौजूद है, वह किस गांव में है, हेमलेट गांव में है, हेमलेट गांव में। और वो बोलता है कि ये जो हेमलेट गांव के जो लोगों की सकरी कब्र है जिसमें वो आराम से पड़े हुए हैं, उनके ऊपर घासें जम चुकी हैं और कुछ कब्र तो क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, कुछ कब्रें नष्ट हो चुकी हैं। फिर से आइए देखते हैं शुरू से लेके यहाँ तक। बीनीथ दोज रज एल्म्स दैट इफ ट्री सेड वेयर हिप्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डिंग हेड, each in his narrow cell for ever laid the root forefathers of the helmet sleeve, यानी कह रहा है पोएट यहाँ पर कि ये जो इल्म्स पेड़, भद्दे इल्म्स के पेड़ हैं और सदाबहार वृक्षों की छाया है, उन छायाओं के नीचे जो कब्र हैं, उन कब्रों के ऊपर क्या हो चुकी हैं, घासें उग चुकी हैं और यह उसमें से लगभग कब्रें क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, उन पर घासें हो चुकी हैं और उसमें बहुत सी कब्रें क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। और ये प्रत्येक लोग यानी जो उस गांव में मर चुके हैं वो अपने सकरी कोठरियों में क्या हुए हैं, लेटे हुए हैं, जो एक हेमलेट गांव के क्या हैं, पूर्वज हैं, हेलमेट गांव के पूर्वज हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा ये स्टेंजा अच्छी तरह से, ठीक है। अगर कोई मीनिंग आपसे बच जा रही है तो उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। देखिए रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत होइएगा, ठीक है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, सब पे वीडियो बनेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे बनेगी, सब पे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। कह रहा है द ब्रिजी काल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन। देखिए ब्रिजी काल मतलब होता है ठंडी हवा, ठीक है, काल मना पुकारना, ऑफ इंसेंस सुगंधित, ब्रीदिंग मॉन यानी सुबह के समय जो हवा चलती है वो बहुत ही सुगंधित होती है और ठंड होती है, यानी सुबह के चलने वाली हवा में बहुत ही सुगंधता होती है और ठंड होती है। द सैलो मतलब अबाबिल पक्षी, सैलो मतलब क्या होता है, अबाबिल। ट्रिटिंग मतलब चहचहाना, ट्रिटिंग यानी अबाबिल पक्षियों का चहचहाना। फ्रॉम द स्ट्रू मतलब होता है घास या तिनका, बुल्ट शेड घास के बने घर से, यानी स्ट्रू मतलब तिनका या घास, बुल्ट शेड बने घर, बुल्ट मतलब बनना, शेड मतलब घर से। द कॉक श्रिल क्लोरिन
यानी मुर्गे की बाग, तेज, श्रिल मतलब होता है तेज, और बाग देना यानी मुर्गे की तेज आवाज़, और अथवा द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग हॉर्न मतलब होता है शिकारियों की भोंपू की आवाज़। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे पोएट बोल रहा है द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मैन, यानी सुबह के समय की सुगंधित और सर्द हवा यानी ठंडी हवा। द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रू बुल्ट सैड, यानी घास के तिनकों से बने हुए घर से अबाबिल के चहचहाने की आवाज़, यानी अबाबिल की पक्षी है वो अपने घर से जब चहचहाता है उस आवाज़ के बारे में वर्णन कर रहा है। फिर द कॉक्स श्रिल क्लोरिन और इकोइंग हॉर्न, यानी मुर्गे की तेज बाघ की आवाज़, यानी मुर्गे की जो सुबह की बाघ होती है बहुत ही तेज होती है, अथवा इकोइंग हॉर्न शिकारियों की भोंपू की आवाज़। यानी कहने का मतलब पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सुबह सुबह जब यह चीज़ आप लोगों को सुनने को मिलता है या ऐसी चीज़ें आपको मिलती है तो आप लोग ऐसे दृश्य की ओर, ऐसे वातावरण की ओर स्वतः ही जाना पसंद करेंगे। आप लोग को बिस्तर, जो आप लोग सुबह का समय है उसमें आप अपने बिस्तरों को छोड़ने के लिए बहुत ही विवश हो जाते हैं, ऐसा चीज़ ये बता रहा है, कह रहा है। फिर से यही देख लेते हैं इसको। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर, द सेलर ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रू बुल्ट सेड, द कॉक श्रिल क्रोलिंग ऑफ और द इकोइंग हॉर्न, यानी कह रहा है कि प्रातःकाल की शीतल या सुगंधित वायु, ठीक है, सुगंधित वायु और तिनकों से बने हुए घोंसले, यानी घासों से बने हुए घोंसले से अबाबिल चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, ट्विटरिंग मतलब चहचहाने की आवाज़, मुर्गों की तेज आवाज़ और शिकारियों की भोंपू की आवाज़। नो मोर सेल राउज, नो मोर, अब उन्हें राउज, देखिए राइज का थर्ड फॉर्म है राउज, उन्हें उठा नहीं सकती, यानी ये जो चीज़ें ऊपर बता रहा है यह सब आवाज़ उनको अब उठा नहीं सकती। कहाँ से नहीं उठा सकती? फ्रॉम देयर लोनली बेड, यानी नीचे पड़े हुए कब्रों से, यानी उन्हें उनके कब्रों से वो आवाज़ें, वह हवा नहीं उठा सकती। ठीक है, फिर से देख लीजिए कहना का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कह रहा है कि जो सुबह की सर्द हवा है, सुबह की सर्द हवा है और अबाबिल पक्षी की आवाज़ है, मुर्गे की तेज आवाज़ है, शिकारियों की भोंपू है, वह उन लोगों को जो उन सकरी कब्र में पड़े हुए हैं उनको अब वो नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? क्योंकि वो अब क्या है, मर चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा स्टेंजा। आइए चौथे स्टेंजा में चलते हैं। चौथे स्टेंजा में कह रहा है आपका लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल, देयर होमली जॉय, ठीक है, जॉय है, ठीक है, जॉय है ये, ठीक, जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर नॉर ग्रैंडियर हियर विथ ए disdainful smile, the short and simple annal of the poor। तो देखिए इस स्टेंजा में जो पोएट है वह बहुत ही सांत्वना प्रकट करता है किसके प्रति? उन गरीब व्यक्तियों के प्रति जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वहाँ पे कह रहा है वो कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, और एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षी लोग, ठीक है, मॉक देयर यूजफुल टॉल, यानी कह रहा है कि महत्वाकांक्षी लोगों को, कह रहा है लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी कार्यों का मजाक नहीं बनाना चाहिए या उपहास नहीं करना चाहिए। देयर होमली जॉय, संसारिक आनंद, ठीक है, होमली जॉय मतलब संसारिक आनंद, और ना ही उनके संसारिक आनंद का, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और ना ही उनके अस्पष्ट भाग्य का। तो यहाँ दो लाइन में बोल रहा है पोएट कि महत्वाकांक्षी लोगों को उन गरीब लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों का, उनके क्या नाम, संसारिक आनंद का या साधारण आनंद का और अस्पष्ट भाग का मजाक न ही उड़ाना चाहिए। नॉर, न ही ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब होता है वैभवशाली लोग यानी अमीर लोग। हियर मतलब सुनना। विथ ए डिस्डेनफुल, डिस्डेनफुल मतलब होता है घृणापूर्वक। स्माइल यानी कह रहा है कि न ही वैभवशाली लोगों को चाहे अमीर लोगों को घृणापूर्ण स्माइल के साथ सुनना चाहिए। द शॉर्ट मतलब छोटी सी, एंड सिंपल साधारण, एनुअल ऑफ द पुअर, गरीबों की कहानी, ठीक है, एनुअल ऑफ द पुअर। एनुअल मतलब होता है हिस्ट्री, इतिहास या कहानियाँ।
तो कह रहा है इस स्टेंजा में पोएट कि क्या महत्वाकांक्षी लोगों को उन गरीब लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों का, उनके सांसारिक आनंद का अस्पष्ट भाग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ना ही अमीरों को घृणापूर्वक स्माइल के साथ या घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ उनकी छोटी सी और साधारण कहानियाँ, उन गरीबों की कहानियों को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया स्टेंजा। आइए लास्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। लास्ट स्टेंजा है ये आप लोग का इस पोएम का। कह रहा है द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राई। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राई इसका मतलब होता है ऊंचे कुल में अभिमान करने वाले। देखिए, हेरल्ड राई मतलब होता है ऊंचा कुल, और बोस्ट मतलब अभिमान करने, ऊंचे कुल में अभिमान करने वाले, जो कुल में पैदा जो लोग हुए हैं वो अभिमान भी करते हैं। द पंप ऑफ पावर, पंप मतलब प्रदर्शन करना, और किसका? पावर, शक्ति का प्रदर्शन करना। एंड और ऑल दैट पी, और वह सभी प्रकार के सौंदर्य, ऑल दैट वेल्थ, और वह सभी प्रकार के धन, एवर गिव जो दिए गए हैं, यानी जो अमीर लोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ऊंचे कुल में पैदा होने का घमंड करने वाले, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, और सभी प्रकार की सौंदर्य और सभी प्रकार के धन जो उनको दिए गए हैं, अवेट प्रतीक्षा रहती है, ए लाइक एक समान, द इनविटेबल आवर, इनविटेबल आवर मतलब होता है न रोके जाने वाला क्षण, आवर मतलब क्षण या घंटा होता है, लेकिन यहाँ क्षण से मतलब है, समय से मतलब है। इनविटेबल आवर मतलब न रोके जाने वाला क्षण, ऐसा कौन सा समय है जो हम नहीं रोक सकते हैं? तो हमारी मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। तो कह रहा है कि सभी जितनी भी यहाँ पे, यानी जो ऊंचे कुल में पैदा होने का घमंड करते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और सभी प्रकार के सौंदर्य और सभी प्रकार के धन जो उनको दिए गए हैं, सबको समान प्रकार से किसकी प्रतीक्षा रहती है? मृत्यु की प्रतीक्षा रहती है। ठीक है, द पाथ ऑफ ग्लोरी, पाथ ऑफ ग्लोरी वैभव या गौरव का जो पथ होता है या रास्ता होता है, लीड ले जाता है, बट टू द ग्रेव, कहाँ पर? ग्रेव यानी कब्र में, यानी कहना मतलब होता है खुशियों का रास्ता भी कहाँ लेकर जाता है? ग्रेव में लेकर जाता है। यहाँ पे आपका ये पोएम समाप्त होता है। आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।